नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण संशोधन। पार्ट 1 इसके बाद में आपका खत्म हो जाएगा। 10 नंबर हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इसी को बार बार पढ़ना है। जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को डिस्कस किया है, जिसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण धाराओं को देखा है, उन सारी धाराओं को एक एक करके आप लोग याद करें, अन्यथा एग्जाम टाइम में धाराएं गड़बड़ हो सकती हैं। उम्मीद है कि एग्जाम में आपका 8 से 10 धाराएं पूछ सकता है, जिसमें आपका जो क्षेत्र पंचायत है और जिला पंचायत है वहां से भी प्रश्न बनने के आसार हैं। तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम धाराओं में ही उलझे रहेंगे तो 8-10 नंबर के चक्कर में हम लोग 50-55 नंबर छोड़ देंगे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि एक बार हमने धाराओं को देख लिया है, इन धाराओं को आप अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद की जो धाराएं होंगी, जैसे हम लोग क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का जब अधिनियम 1961 पढ़ेंगे, तो वहाँ की जो धाराएं होंगी उसके लिए पर्याप्त टाइम है, आपको कभी भी उसका वीडियो और पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। जो भी छात्र इस चैनल पर नए हैं, पहली बार वीपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाना। हमारे पेड कोर्सेज भी हैं, अगर आप लोग अवेल कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, बाकी जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लो। पेड कोर्सेज में आपको वीडियो क्लासेस, पीडीएफ मटेरियल, ई बुक, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस परीक्षा से संबंधित विशेष रणनीति पर चर्चा, ये सारी चीजें आपको दी जाती हैं। आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, ये हमारा ई बुक फॉर्मेट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर फॉर्मेट क्या है, एक डेमो दे दो। तो ये फॉर्मेट है। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण संशोधन। महत्वपूर्ण संशोधन, देखिए आपको डरना नहीं है। आपको ये सोचना है कि जब 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ तो इसके पहले भी तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक्ट आ चुका था, एक्ट 1947। ठीक है, एक क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए आया था 1961। तो क्या सीधे यही डाल दिया गया? नहीं, इसमें संशोधन किया गया, इसमें कुछ चीजें संशोधित की गई, इसके बाद में इसको जगह दिया गया। तो वही लिखा हुआ है एंड महत्वपूर्ण संशोधन। और यहाँ पे जो संवैधानिक उपबंध लिखा हुआ है, संवैधानिक उपबंध का मतलब यह है कि संविधान में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो चीजें ऐड की गई, जैसे कल हमने देखा था 243 ए से लेके ओ तक की चीजें इसमें ऐड की गई हैं। ठीक है, इसके बाद में जो नगर पालिका वाला था वो क्या था, 243 पी से लेके जेड जी तक। याद है कि नहीं किसी को? ठीक है, मैं भी करेक्ट हूं या नहीं, आप लोग कंफर्म करके बताइए। जेड जी तो मुझे पता है, लेकिन पी थोड़ा सा भूल रहा है मुझे, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है पी ही था। ठीक है, तो यहाँ पे 243 पी से लेके जेड जी तक ऐड किया गया था। तो ये क्या है? ये सब संवैधानिक उपबंध हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा इस तरह से डिस्कस करेंगे जैसे 243 ए में ग्राम सभा का उल्लेख है, तो हम लोग ग्राम सभा को पढ़ लेते हैं, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये बार बार आपको दिखेगा और अगर आप लोग बार बार इसको देखेंगे ऊपर नीचे कई चैप्टर्स में, कई वीडियोस में इसको ही देखते रह जाएंगे, तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो ये चैप्टर बिना धाराओं के, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, लिख दिया है साफ साफ जो पेड कोर्सेज में है, ताकि बच्चे परेशान ना हो। देखिए, वैल्यू एडेड चीजें आपको दी जाएंगी, ऐसा नहीं है कि आपको बस यही दिया गया इसके बाद खत्म। देखिए, यहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया गया, इसके बाद में लगता है कि इसमें कुछ और ऐड करना है, तो क्या किया जाता है? यही किया जाता है कि उसको इसमें ऐड करके जो आप वहां पे फाइल देखते हो पेड पीडीएफ में, पेड ग्रुप में, वहां पे उस फाइल को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो आप लोग परेशान मत हो कि जो चीजें ऐड की जाएंगी उसका आपको फिर अलग से पीडीएफ मिलेगा, नहीं, आप जान भी नहीं पाओगे और वो पीडीएफ उस जगह पे अपडेट हो चुका होगा। ठीक है, और मैसेज में दे दूंगा ग्रुप में, तो सभी लोग जान लेना इस चीज को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बेस मैंने बना दिया है, रिदम में आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए लिखा क्या है, वही चीज जो मैंने आपको बताया। बाकी 1961 से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा, डेटा होगा, वो आपको बाद में दिया जाएगा, जैसा होगा आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन बेस है इस चैप्टर का भी, तो इसको रिकॉल कर लेते हैं, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बस 3-4 लाइन। इस संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 जोड़ा गया, जिसका नाम पंचायत रखा गया, शीर्षक का नाम। ठीक है, और पंचायत के अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक इसको जगह मिली। तो 243 जहां लिख के आएगा वो परिभाषा है, और 243 ए जहां लिख के आएगा वहां पे ग्राम सभा का उल्लेख है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में इसको सुदृढ़ करने के लिए और मजबूत करने के लिए इसमें अनुसूची भी जोड़ दी गई, ताकि जो चीजें छूट गई हो उसको इसमें डाल दिया जाए। तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषय वर्णित है। ये सारी चीजें आप याद करते चले। ये 100% दोस्तों, यहां से आप मान के चलें कि अगर
प्रश्न देखिए इजी स्तर का जो प्रश्न होगा वो यहीं से आने वाला है। अगर कहते नहीं कि इजी टू मॉडरेट पेपर आया है, तो अगर इजी स्तर का प्रश्न रहने वाला है तो 73वें संविधान संशोधन से यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, तो आप लोग ये सारी चीजें याद करें ताकि आपका छूटे ना, पता लगे इजी में ही आप 28 विषय मार के चले आओ, था 29 गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए 243 के में पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ये महत्वपूर्ण है, जो अनुच्छेद हमने ए से लेके ओ तक की बात की उसमें के महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे इसको मैंने मेंशन कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा जब 93 लागू हुआ, इसके एक साल के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा और इसकी जो नियुक्ति होगी वो राज्यपाल करेगा। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट है जो कि आप सभी को पता होगा, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू कर दिया गया था 73वां संविधान संशोधन। और लागू होने के बाद में क्या एक्शन लिया गया, सभी स्टेट्स अपने अपने यहाँ क्या एक्शन लिए हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि उत्तर प्रदेश ने क्या एक्शन लिया। उत्तर प्रदेश ने यह एक्शन लिया कि 73वां संविधान संशोधन लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 में संशोधन कर इसको संवैधानिक व्यवस्था का मूर्त रूप दे दिया। ठीक है, या मूल रूप दे दिया आप कह सकते हो, या संविधान में शामिल कर दिया। ठीक है, आप समझ सकते हो। तो क्या हुआ, संशोधन हुआ इनमें और इसको क्या हुआ, संविधान में इसको जगह दी गई। ठीक है, और वही चीज जो ये सारी चीजें आप देखते हो 243 ए से लेके या भाग का या अनुसूचियां, वही सारी चीजें वहां पे उसको डाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए राज्य में तीनों स्तरों की ग्राम पंचायत, जैसा कि आपको पता है कि त्रिस्तरीय राज्य पंचायत है, तो तीनों स्तर की जो पंचायतें हैं, देखिए जब भी आपको पंचायत शब्द लिख के आएगा तो आप लोग कभी भी इसको ग्राम पंचायत से रिलेट मत कर लेना। ठीक है, पंचायत का मतलब क्या है, पंचायत का मतलब अगर सिर्फ पंचायत लिख के आ रहा है तो वहां ग्राम पंचायत भी हो सकता है, क्षेत्र पंचायत भी हो सकता है और जिला पंचायत भी हो सकता है। तो कभी कभी पंचायत लिख के आता है तो वहां पे आप लोग सिर्फ, आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि यार ग्राम पंचायत की बात हो रही है, नहीं, वहां पे तीनों पंचायतों की बात हो सकती है। रिलेट करता है कि वो टॉपिक किस चीज पे चल रहा है, इस चीज से वो संबंधित होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें जब आप जिला पंचायत पढ़ रहे हो और बीच में कभी पैराग्राफ में पंचायत पंचायत लिख के आ रहा है तो इसका मतलब वो जिला पंचायत की ही बात हो रहा है, वहां पे ग्राम पंचायत मत समझ लेना। ये बेसिक चीज है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे तीनों स्तर की जो पंचायत है, जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत, इनमें एक रूपता लाते हुए निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। अब इसको समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है और ये चैप्टर इसी पे बेस्ड है। हमको समझना है कॉन्सेप्ट, जब कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आसानी रहेगी। मैं बार बार कहता हूं, यहाँ पे चीजें मैं आपको फैक्ट के फॉर्म में जरूर दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको, आप देख रहे होंगे कि मैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पे सीक्वेंस से सारी चीजें आपको बताता हूं और यहाँ पे फैक्ट देता हूं। ओके, तो हमको पता है कि राज्य में 3 तरह की पंचायत स्तर है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन है, आप सभी को पता है, जैसे आरक्षण व्यवस्था तीनों में है, इनका जो संगठन और संरचना का आधार है वो भी लगभग सेम ही है। इसमें भी कुछ निश्चित कार्यकाल होते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्यों और अध्यक्षों का। इसके बाद में इनके जो कार्य हैं, शक्तियां हैं, उत्तरदायित्व हैं, विस्तार हैं, इसमें कुछ ना कुछ आपको चीज़ें कॉमन देखने को मिलेगी। और इसी में एक रूपता लाने के लिए यहाँ पे जो चीज़ें हो सकती हैं उसको मैंने यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से लिख रखा है, ताकि आप लोग समझें कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन तीनों जो पंचायत यहाँ पे हैं, इन तीनों के संगठन, आरक्षण और कार्यकाल और शक्तियाँ और उत्तरदायित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में इन तीनों को कंट्रोल कौन करता है, दो चीज़ों से, दो मेनली चीज़ें हैं जो इनको कंट्रोल करती हैं। एक तो निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग ही ऐसा संस्था है, गठन है, निर्वाचन आयोग ही है जो इन तीनों में निर्वाचन करवाता है, चुनाव करवाता है। इसके बाद में एक राज्य वित्त आयोग है जो जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत को जो अनुदान मिलता है राज्यों के द्वारा, उसकी देखरेख करता है। हर 5 साल पे इसकी समीक्षा होती है। तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है। बाकी ये चीज़ जो है वो तीनों में कॉमन है, और क्या क्या चीज़ें हैं ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की, और इसके बाद में चर्चा करेंगे राज्य वित्त आयोग की, एंड देन हम ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत पे आएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग देख लेते हैं। संविधान एवं, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये जब 1947 और 1961 इन दोनों में जब संविधान संशोधन हुआ, इन एक्ट में जब संशोधन हुआ तो वो 1994 से इसको प्रभावी किया गया। इसके बाद में कब किया गया, 1994 में 23 अप्रैल 1994 के अधिनियम में इसको लाया गया
और वहां से फिर जो है इस अधिनियम के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। कहने का मतलब ये है कि जो 47 वाला एक्ट था, जो 1961 वाला एक्ट था, इसमें संशोधन किया गया और संशोधन के बाद में संशोधित अधिनियम 24 अप्रैल 1994 से ये प्रभावी हुआ और इसी के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, 1994 से राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जो चुनाव कार्य है वो संपन्न कराए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में जो करंट रिलेटेड एक डेटा है इसको भी देख लेते हैं। ऑनेबल मनोज कुमार, ये क्या है? ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड है, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये पंचायत एंड लोकल बॉडीज उत्तर प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, ऑनेबल मनोज कुमार। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं राज्य वित्त आयोग की। अभी हमने निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा, अब हम बात करते हैं राज्य वित्त आयोग की। देखिए, जो बच्चा अध्याय मतलब जो पिछला चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को अच्छे से पढ़ा था, जिसमें कई सारे अध्याय थे, तो जो छात्र उसको अच्छे से पढ़े हैं आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि राज्य वित्त आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग किस अध्याय में और किस धारा में उल्लेखित है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। इस चैप्टर में हम लोग धाराओं को नहीं शामिल कर रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप लोग कमेंट करके बताएं ताकि हमें लगे कि हाँ आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हो। नहीं आता है तो लिख देना सर नहीं आता है, भूल गए। इसके बाद में देखिए, राज्य वित्त आयोग का जो गठन है ये राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है इसके बारे में। राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन जब प्रभावी हुआ था 93, ठीक है, जब 93 संविधान संशोधन प्रभावी हुआ, इसके 1 साल के अंदर इसका गठन किया जाएगा। ठीक है, 92 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर उसके हर 5वें साल पर इसकी समीक्षा भी होगी। ठीक है, यानी कि 1 साल के भीतर इसको गठित किया गया और हर 5 साल पे इसकी वार्षिक समीक्षा भी होगी, इसके बारे में वहां पे लिखा गया और इसीलिए वार्षिक समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। ठीक है, राज्य वित्त आयोग करता क्या है? तो राज्य वित्त आयोग जो है ये राज्य द्वारा संग्रहित करों, शुल्कों, टोल और फीस की शुद्ध आय का वितरण ग्राम पंचायतों के बीच में करेगा। राज्य सरकार जो भी शुल्क, टोल टैक्स, ठीक है, या टैक्स या फीस जो भी इनको मिलता है, राज्य सरकार को मिलता है, ये सारी चीजें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के बीच में ये इसको वितरित करेगी या इनको सहायता अनुदान देगी। ठीक है, ये सारी चीजें राज्य वित्त आयोग देखता है, करता है। इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो राज्य वित्त आयोग जो है ये ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए जो भी आवश्यक उपाय हो सकते हैं उसको देखता है और इस आयोग में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायत राज व्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको 2 करंट डेटा देखना है। एक है कृषि उत्पादन आयुक्त और अपर मुख्य सचिव पंचायत राज विभाग। ये बात है अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग। ठीक है, ये हैं श्री मनोज कुमार सिंह और अगर हम निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये हैं श्री राज कुमार। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे, करंट से रिलेटेड डेटा है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था। देखिए, इसमें कुछ अलग नहीं है, ऐसा एक्साइटमेंट होने की जरूरत नहीं है कि कुछ नया आ गया। राजस्थान का पढ़ रहे हैं, हरियाणा का पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का पढ़ रहे हो, तो आप जब यहीं पर रह रहे हो तो इसके बारे में सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है। तो जब पता है तो ऐसा नहीं आप बोलेंगे कि सर आप वही बार बार दे रहे हो। भाई आपको टॉपिक ही, आपका टॉपिक ही वही है, आपको पढ़ना पड़ेगा, जितनी बार आएगा उतनी बार पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें तो आपको पहले से पता है और कुछ बार बार रिपीट हो रही हैं। आपके सिलेबस में भी आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे करके दिया हुआ है कि वो रिपीट हो रहा है। जैसे पार्ट 2 में भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको रिपीट करके आएंगी, लेकिन वहाँ पे जो रिपीटेशन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि तीनों की रहे, जहाँ तक जो इंपॉर्टेंट हो वो डेटा रहे। तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ आपको अलग देखने को मिले, बाकी रिपीटिशन तो वहाँ पे भी होने वाला है। इसलिए मैंने पोल करवाया था कि आप लोग पार्ट 2, 3 करना चाहते हो या फिर योजनाएं करना चाहते हो या कोई अन्य टॉपिक, तो आप लोगों ने पार्ट 2, 3 पे ही प्रेफर किया है, तो मैं यही कंटिन्यू करूँगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको वही चीज़ें देखने को मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे फैक्ट के फॉर्म में बार बार वो रिपीट करके पढ़ना होगा और हो सकता है कि यही रिपीटिशन आपके काम आए और एग्जाम में आप भूले ना। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ कि जब 93 में संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन, तो उसके बाद में उसमें उत्तर प्रदेश पंचायती राज
अधिनियम 1994 को पारित किया। उसके मौलिक आधार के रूप में 47 और 61 को संशोधित करके उसी में इसको लागू किया गया, 94 को लागू किया गया। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई और 1000 की जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र का गठन किया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा गया। अगर 1000 की जनसंख्या से कम लोग रहते हैं वहां पे तो कई गांवों को मिलाकर पंचायती क्षेत्र का गठन किया जाएगा। अब ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था का प्रारूप है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये चीजें क्या है, ये यहाँ पे चल रही हैं। यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है और 1000 की जनसंख्या अगर कम है, इससे कम है, तो कई गांवों को मिलाकर पंचायती क्षेत्र का गठन किया जाता है और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू है। ये चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश ग्राम सभा में क्या क्या होता है। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, इसके बारे में कई बार मैंने अंतर बताया हुआ है। तो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में आपको पता होगा। जब ग्राम सभा की बात होगी तो यहाँ के जो सदस्य हैं वो हम आप हैं। जब ग्राम पंचायत के सदस्य की बात होगी तो प्रधान और वहाँ के जो वार्ड मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनकी बात हो रही होती है। बाकी न्याय पंचायत की चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ग्राम पंचायत में आपको ग्राम सभा में आपको ग्राम पंचायत शब्द भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग चीज़ों को समझते चलेंगे आसानी के लिए, इसलिए मैं आपको फिर से ये चीज़ें रिकॉल करवा रहा हूँ। सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम का नाम ग्राम सभा के रूप में निर्दिष्ट होगा। जिसकी 18 वर्ष से अधिक की आयु है वो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है और वो वोट डाल सकता है। ठीक है, ग्राम सभा का सदस्य अपने ही बीच में से 5 वर्ष के लिए एक प्रधान को चुनेगा। ठीक है, अब आता है, जब चुन लिया तो कहाँ आ गया, ग्राम पंचायत आ गया। जब चुन लिया तो ग्राम पंचायत की तरफ हम लोग आ गए। सरपंच जो है, प्रधान जो है, वो ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि कौन होता है, तो आपका ये जो प्रधान होता है ना, वही होता है। इसके बाद में ग्राम प्रधान की आयु कम से कम 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। तो जो आपके यहाँ ग्राम प्रधान हैं उनकी आयु आप देखेंगे तो 21 साल से ऊपर ही होगी या इसके बराबर होगी। और यहाँ पे सरपंच हटा दीजिए। ठीक है, एग्जाम में सरपंच नहीं लिख के आएगा, प्रधान ही लिख के आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद में ग्राम सभा की 2 बैठक होगी। एक साल में ग्राम सभा की 2 बैठक होगी, जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में बात हो चुका है। एक खरीफ की जब फसल कटेगी तब, और दूसरी जब रबी की फसल कटेगी तब। ठीक है, अगर जरूरी हुआ तो कौन कौन बैठक बुला सकता है इसको देख लेते हैं। प्रधान बुला सकता है, नियत प्राधिकारी बुला सकता है, और अगर जरूरत पड़ी तो 1/5 सदस्य इकट्ठे होकर 30 दिन के भीतर किसी भी समय असाधारण बैठक को बुला सकते हैं। ठीक है, और अगर प्रधान ना बुलाए तो नियत प्राधिकारी को हम लोग इस बैठक के लिए बुला सकते हैं। वही लिखा हुआ कि प्रधान बुलाएगा, नियत प्राधिकारी बुलाएगा। तो अगर प्रधान नहीं बुलाता है तो ये नियत प्राधिकारी इसका स्टेप लेके जो असाधारण बैठक है इसको बुला सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत देख लेते हैं। तो ग्राम सभा हमने देखा, अब ग्राम पंचायत देखते हैं। ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधान होता है। जो ग्राम पंचायत अध्यक्ष होता है उसी को हम प्रधान बोलते हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम धाराओं को नहीं लेके चल रहे हैं ताकि आपको एक बार सारी चीज़ें फैक्ट के फॉर्म में दिख जाएं। ठीक है, फैक्ट के फॉर्म में जब आप पढ़ लेंगे एक बार सारी चीज़ों को तो आपको आसानी रहेगी। बाकी धाराओं को हम बाद में इसमें ऐड करते चलेंगे, तो इसके लिए आप लोग टेंशन ना लें। ठीक है, ग्राम पंचायत में अगर हम बात करें तो 9 न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि अगर 1000 जनसंख्या है तो 9 सदस्य होंगे, और 1001 तक की जनसंख्या है तो 11 सदस्य होंगे। 1001 से 2000 तक की जनसंख्या है तो 11 सदस्य होंगे। ठीक है, इसके बाद में 1000 जनसंख्या जो ग्राम सभा का गांव होगा, एक गांव होगा, उसमें अगर 1000 जनसंख्या है तो वहाँ पे 9 सदस्य होगा। इसके बाद में 2000 से 3000 तक की जो जनसंख्या होगी उसमें 13 सदस्य होंगे। 2001 से लेके 2003 तक की अगर जनसंख्या है तो उसमें 13 सदस्य होंगे। 3000 से अगर अधिक की जनसंख्या है तो 15 सदस्य होंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रत्येक गांव को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जिसे वार्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे कई पंचायत में अगर कई गांव है जोड़ा गया है तो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में उसको विभाजित कर दिया जाता है, जिसको हम लोग वार्ड कहते हैं। प्रधान तथा वार्ड के सदस्यों का जो चयन होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। तो प्रधान और जो सदस्य होते हैं आपके यहाँ, उनका जो चयन होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, अप्रत्यक्ष से नहीं होता है। आप लोग वोट डाले जाते हो, आप लोग चुनते हो। ठीक है, तो इसलिए प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से इनका निर्वाचन होता है। पंचायतों के कुल पदों में महिलाओं के लिए 1/3 का आरक्षण है, जिसमें आपने देखा था ओबीसी SC ST का जो आरक्षण होता है उसमें भी महिलाओं का 1/3 का आरक्षण होता है, उसी की चर्चा यहाँ पे की गई है।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया जाता है जिसको हम लोग वीडियो कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में ग्राम पंचायत की बैठक देख लेते हैं, जहाँ पे हमने देखा ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बार होती है। अब हम देखते हैं ग्राम पंचायत की बैठक। ग्राम पंचायत की बैठक महीने में कम से कम 1 बार होनी चाहिए, अनिवार्य है। इसके लिए सदस्यों को 5 दिन पूर्व ही सूचना दी जानी चाहिए। तो ग्राम सभा की बैठक और ग्राम पंचायत की बैठक में आप लोग जरूर कंफ्यूज हो जाएंगे, एग्जाम में ध्यान रखना। ग्राम सभा साल में 2 बार जरूर बैठक होता है, और ग्राम पंचायत की जो बैठक होती है वो हर महीने में होती है, 1 महीने में 1 बार होती है। ठीक है, और 2 बैठकों के बीच में 2 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान इसमें रखा जाता है। सदस्यों को आने के लिए इसके लिए 5 दिन पहले ही सूचना दी जाती है। ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके बैठक को आहूत करने को कहें तो पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर ग्राम प्रधान जो होता है वो इसकी बैठक को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे जो प्रधान था नियत प्राधिकारी था, या फिर 1/5 जो सदस्य थे, इनके मांग करने पर असाधारण बैठक ग्राम सभा की बुलाई जाती है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य, वहां पे कितने था, वो 1/5 था, और यहाँ पे 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके बैठक को आहूत करने के लिए कहें या तो पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर जो है ग्राम प्रधान इसकी बैठक बुलाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं यदि किसी कारणवश प्रधान बैठक नहीं बुलाते हैं तो ऐसी स्थिति में सहायक विकास अधिकारी पंचायत के बैठक को बुला सकता है। ग्राम पंचायत की बैठक से इसका जो कार्यकाल होगा ये 5 वर्ष का होगा। जब ग्राम सभा चुनाव संपन्न होगा, ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न होगा, तो इसकी जो पहली बैठक बैठेगी, इसके बाद से 5 साल तक वो जो निर्वाचन काल होगा वही मान्य होगा, और वहीं से 5 साल कैलकुलेट होगा। यदि कार्यकाल से पूर्व ही ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाए, ठीक है, अगर 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ, 4 साल पे ही इसको भंग कर दिया जाता है, तो 6 माह के अंदर पुनः चुनाव कराना होगा। और जब चुनाव होगा, कोई जीतेगा तो आगे के 1 साल तक के लिए प्रधान होगा, ना कि पुनः वो 5 साल का प्रधान हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो आगे के 1 साल तक के लिए ही प्रधान चुना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो प्रधान के कार्य कौन कौन से होते हैं, तो सिंपल से कार्य हैं, आप सभी को पता होगा। प्रधान द्वारा ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है, और इस बैठक की अध्यक्षता वो खुद करता है, प्रधान ही करता है। इसके बाद में प्रधान पंचायत की आर्थिक व्यवस्था एवं प्रशासन का रखरखाव करता है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर ग्राम सभा के सदस्यों को सूचित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे धारा ऐसे कुछ लिख दिया जाता तो फिर आपको टफ लगता कि नहीं लगता। सिंपल चल रहे हैं तो बहुत बच्चों को लग रहा है कि आसान चल रहा है, लेकिन अभी धारा धारा लिख के पढ़ाते हैं आपको तो टफ लगता है, और आपको शायद इंटरेस्ट भी आता। तो ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे, मे भी नहीं जानते हैं तो बड़ा अच्छी बात है। ठीक है, और जानते होंगे तो आप जो ई बुक है उसको आप डायरेक्ट दे सकते हो, याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ग्राम सभा के प्रस्ताव का क्रियान्वयन जो है वो ग्राम प्रधान ही करता है, और पंचायत द्वारा लगाए गए शुल्क की वसूली तथा पंचायत की संपत्ति की सुरक्षा भी ग्राम प्रधान की ही जिम्मेदारी होती है। तो ये ग्राम प्रधान के बेसिक कार्य हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम ग्राम पंचायतों के चुनाव की बात करें तो ग्राम प्रधान या सदस्य निर्वाचन हेतु गुप्त मतदान, जो ग्राम प्रधान और ग्राम सभा के सदस्य होते हैं इनका जो चुनाव होता है ये गुप्त मतदान के द्वारा प्रत्यक्ष विधि से होता है, आपको पता होगा। इसमें जो राज्य चुनाव, जो मैंने बताया था कि जो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था राज्य स्तर पे, वही है राज्य चुनाव आयोग, इसकी इसमें मुख्य भूमिका होती है। ग्राम सभा के सदस्य ही उप प्रधान को चुनते हैं। तो आता है कि उप प्रधान को कौन चुनता है, तो ग्राम सभा के सदस्य चुनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखना। ठीक है, या फिर नियत प्राधिकारी किसी भी सदस्य को उप प्रधान के रूप में मनोनीत करता है। ग्राम पंचायत के सदस्य को लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर प्रधान है तो ही वो लाभ का पद धारण नहीं करेगा, सदस्य रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। सदस्य भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, उनको वेतन मान वगैरह नहीं मिलना चाहिए। अगर हम प्रधान के मुक्ति की बात करते हैं, अगर प्रधान को हमें हटाना है तो क्या करना होगा, हटाने के लिए क्या होगा, संबंधित प्रस्ताव पर, जो हटाने से संबंधित प्रस्ताव होगा उस पर ग्राम पंचायत के जो आधे सदस्य होंगे उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के जो आधे सदस्य हैं उनका हस्ताक्षर होना चाहिए, और इसकी लिखित सूचना जो है पंचायत राज अधिकारी को दी जाएगी। इस सूचना में हटाने से संबंधित कार्यों का वर्णन होगा। जो ये लिखित सूचना दी जाएगी इसमें बताया जाएगा कि भैया हम ग्राम प्रधान को काहे हटाना चाहते हैं, और ये जो सूचना है लिखित होगी, मौखिक नहीं होगी, और इसकी सूचना जो है पंचायत राज अधिकारी को दिया जाएगा। हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से 3 सदस्यों को अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। ठीक है, जिन आधे लोगों ने हस्ताक्षर किया है उसमें से 3 लोगों को अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा, और सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर
जिला पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाता है। जिला पंचायत अधिकारी को हम लोग डीपीआरओ भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डीपीआरओ बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। तो ये जो डीपीआरओ होगा ये 30 दिन के अंदर ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुला लेगा और इसकी सूचना जो है 15 दिन पूर्व प्रधान को दे दी जाएगी, ठीक है। बैठक में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से ही प्रधान को हटाया जा सकता है। अब जब बैठक हो गई, फाइनली पास हो गया है, तो 2/3 सदस्य जब इस पे सिग्नेचर कर देंगे, इनका बहुमत होगा, तो प्रधान को हटाया जा सकता है, ठीक है। और अगर उस बैठक में 2/3 सदस्य बहुमत से पारित नहीं होते हैं, वो उस पे राजी नहीं होते हैं, तो वो बैठक नहीं मानी जाएगी और पुनः 1 साल तक प्रधान को हटाया भी नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रधान का जो हटाने का प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा अगर उस बैठक में 2/3 सदस्य हस्ताक्षर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में 1 साल तक प्रधान को हटाया नहीं जा सकता है। इसके बाद में प्रधान एवं उप प्रधान को हटाने से संबंधित कोई भी बैठक उसके चुनाव के 2 वर्ष के भीतर नहीं बुला सकते हैं। कहने का मतलब है कोई प्रधान पैसा फूंक के 8-10 लाख 15 लाख रुपया प्रधान बना और जितने वहाँ के सदस्य हैं वो लोग इकट्ठा होके, ठीक है, इकट्ठा हो गए और इस प्रधान के खिलाफ हो गए, किसी कारणवश सभी लोग इकट्ठा हो गए और इससे नहीं बनती थी और इसके ही खिलाफ हो गए। अब ये लोग क्या करेंगे, वही चीज़ें करेंगे जो इसमें लिखा हुआ है, 2/3 बहुमत से पारित करवा के प्रधान को हटवा देंगे। तो इसमें लिखा गया है कि भैया 2 साल के पहले आप हटवा भी नहीं सकते हो। अगर पैसा फूंक के प्रधान बना है तो कम से कम 2 साल उसको प्रधानी करने दो, कम से कम एटलीस्ट जो उसने लगाया हुआ है वो तो निकाल ले, ठीक है। तो 2 साल के पहले वो उसको प्रधान से हटा नहीं सकता, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्राम पंचायत को जो कर्मचारी होते हैं उनमें पंचायत सचिव होते हैं जो कि पंचायत के सहायतार्थ नियुक्त किए जाते हैं, और वीडियो होता है जिसको हम लोग विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, पंचायतों को परामर्श देता है और नीतियों को लागू करवाने में सहायक होता है, ठीक है। इसके बाद में ग्राम पंचायत समिति, ओके, ग्राम पंचायत समितियां एवं कार्य देख लेते हैं। तो बाहर एक कुत्ता भौंक रहा था अभी, ठीक है, और उसकी वजह से पूरा का पूरा क्लास ख़राब हो गया मेरा। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, अभी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, इसलिए वीडियो को पॉज करना पड़ा और फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ा। और इसी बीच में मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रहा था, उसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, इसको मैं 1947 के अधिनियम में गया, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो 1947 के अधिनियम में ग्राम सभा में मैंने बताया आपको कि 1/5 सदस्य होते हैं जो ग्राम सभा की बैठक को आहूत कर सकते हैं, बुला सकते हैं। और यहाँ पे ग्राम पंचायत के ग्राम सभा की मैंने बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 1/5 होता है। अब ग्राम पंचायत में जो लिखा हुआ है 1/3, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि यह ग्राम पंचायत 1/3, ये तो हमने 1947 वाले में देखा नहीं था। तो मैं देखा वहाँ पे जाके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1947 वाले में 1/3 का जिक्र नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि किंतु 2 बैठकों के बीच में 2 मास का अंतर नहीं होना चाहिए और प्रत्येक मास में कम से कम 1 बार बैठक होगी। तो ग्राम पंचायत की बैठक के बारे में 1947 वाले में ये डिस्कस किया गया है। बाकी कंटेंट रिसर्च करते टाइम मुझे ये मिला था कि ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके बैठक को आहूत करने को कहें तो पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर जो है ग्राम प्रधान को इसकी बैठक को बुलानी पड़ेगी, ठीक है। तो हो सकता है जो 1994 में संशोधन हुआ था, कुछ चीज़ें वहाँ पर संशोधित की गई थी, उस चीज़ के माध्यम से यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर दी गई हो और रिसर्च के समय मुझे ये चीज़ मिला हो। तो इस चीज़ को आप लोग कंफर्म कर लीजिए। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उसके बीच में मेरा दिमाग इतना किया कि चलो ठीक है चेक कर लेते हैं, तो मैंने आपको बता दिया और बगल में जो है यहाँ पे एक प्रूफ भी रख दिया है कि यहाँ पे इसका जिक्र नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है और काफ़ी टाइम से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड करने में तो बहुत टाइम लगा है, बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। देखिए, ग्राम पंचायत समितियाँ एवं उनके कार्य। अब जैसे आप बिजनेस करते हो तो आप एक आदमी कंप्लीट काम नहीं कर सकते हो। कोई आदमी जब बिजनेस शुरू करता है तो शुरू में तो सारा काम कर लेगा, लेकिन बाद में जब उसका बिजनेस बढ़ता है, एम्पायर खड़ा होता है, तो उसको आदमी की ज़रूरत होती है काम करवाने के लिए। सेम ऐसे ही है, जब चुनाव हुआ, प्रधान जीत के आए, तो प्रधान तो खड़ंजा लगाएंगे नहीं, ठीक है, प्रधान तो सारी चीज़ें करेंगे नहीं। जितना काम होगा अगर प्रधान ही करेगा तो फिर उसकी तो हालत पंचर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसको सपोर्ट करने के लिए, गाइडेंस करने के लिए और चीज़ें सही से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इसकी जांच के लिए ग्राम पंचायत समितियों का गठन किया गया है, ठीक है। ग्राम पंचायत समितियाँ जो होती हैं, जो गांव में विकास कार्य होते हैं उसमें वो गति देती हैं, मतलब उसमें वो थोड़ी सी स्पीड देती हैं ताकि वो अच्छे से कार्य हो सके। देखिए, अब इसमें जो समितियां हैं, इसको जो प्रमुख समितियां हैं इसको देख लेते हैं। इसके बाद में एक भूमि प्रबंधन समिति भी इसमें आता है, तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे।
पार्ट 2 जो आपका है वहाँ पे समितियों को डिस्कस किया जाएगा, वहाँ पे इसको हम देखेंगे। बाकी यहाँ पर फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसके अंतर्गत अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए जो समितियां हैं उसमें प्रमुख रूप से नियोजन एवं विकास समिति है। नियोजन एवं विकास समिति में जो योजनाएं तैयार होती हैं जैसे कृषि वगैरह से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड, ठीक है, इन सारे विषय पे यहाँ पे बातचीत होती है। और इसका जो हेड होता है ये प्रधान होता है। प्रधान जो होता है इसका सभापति होता है, इसको हम बोलते हैं सभापति। जो इसका हेड होता है उसको सभापति बोलते हैं और वो प्रधान होता है, ठीक है। इसके बाद में निर्माण कार्य समिति की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो भवन निर्माण होता है स्कूल का, सामुदायिक विकास केंद्रों का, पंचायत भवनों का, या कोई शौचालय वगैरह हो गया, सार्वजनिक शौचालय वगैरह हो गया, ठीक है, जो इसकी गुणवत्ता होती है, भवन गुणवत्ता होती है, वो उसकी जांच करता है निर्माण कार्य समिति। शिक्षा समिति की बात करें तो जैसे उच्च शिक्षा हो गया, माध्यमिक शिक्षा हो गया, और गांव में साक्षरता वगैरह कितनी है, इससे संबंधित जो देखरेख होती है वो शिक्षा समिति के द्वारा की जाती है, ठीक है। और शिक्षा समिति का जो सभापति होता है वो उप प्रधान होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, शायद एग्जाम में डाल दे प्रश्न कि शिक्षा समिति का सभापति कौन होता है, तो ये उप प्रधान होता है, ठीक है। इसके बाद में आपका प्रशासनिक समिति है। प्रशासनिक समिति में प्रशासन से संबंधित चीज़ें देखी जाती हैं कि यहाँ पे जो कर्मी वगैरह हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में राशन दुकान संबंधी भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, तो डिटेल में हम अगले पार्ट में चेक करने वाले हैं। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की बात करें तो नाम से ये स्पष्ट है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो योजनाएं पहुंच रही हैं महिलाओं तक, बच्चों तक, बुजुर्गों तक, वो सारी चीज़ें सही से हो रही कि नहीं हो रही है। कल्याण से संबंधित जो कार्य प्रोसेस होता है वो स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति करता है, ठीक है। तो ये है समितियाँ, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपका आता है क्षेत्र पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत के बारे में अगर डिटेल से हम बात करें तो 1961 का जो प्रावधान है, एक्ट है, उसमें हम देखेंगे। बाकी वहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल सकती हैं, जितना मैं खींच सकता हूँ और शॉर्ट में खींच सकता हूँ, क्योंकि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर में एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो वो खींच के मैंने यहाँ पे रख दिया है। सीक्वेंस से रखा हुआ है, सीक्वेंस से रखने की कोशिश की है, लेकिन फैक्ट बेस्ड होने की वजह से मैं आपको पढ़ते हुए चल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए क्षेत्र पंचायत का जो गठन होता है वो ब्लॉक स्तर पे किया जाता है, और इसमें जो सदस्य होते हैं वो प्रमुख, इसमें निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं, ठीक है। इसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। इसके बाद में होता है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव, जो है ये बीडीसी के सदस्य करते हैं। जो ब्लॉक प्रमुख होता है उसका जो चुनाव होता है वो गांव के जो बीडीसी सदस्य होते हैं वही करते हैं, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में जो ब्लॉक प्रमुख अपना त्याग पत्र होता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष को देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में टपक सकता है। ब्लॉक प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो ये जिला पंचायत अध्यक्ष को देता है। और जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं, ठीक है, क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र जो है ये ब्लॉक प्रमुख को सौंपते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी बीडीओ होता है, जिसको हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। लोग इसकी तैयारी भी करते हैं और इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। यदि राज्य सरकार ब्लॉक प्रमुख या उप प्रमुख को हटा देती है तो वह व्यक्ति हटाए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक किसी भी तरह का निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। अगर इसको इसके पद से हटाया गया है, जो ब्लॉक प्रमुख है आपका, अगर इसको पद से हटा दिया गया है तो आने वाले 3 साल तक ये किसी भी पद के लिए निर्वाचन योग्य नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में जो क्षेत्र पंचायत है ये गांव एवं जिला के बीच में एक तरह से मीडिएटर का काम करता है। जिला से निकल के योजनाएं गांव तक सही रूप से पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, और इनमें जो लोग हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्षेत्र पंचायत से होकर गुजरती हैं। इसलिए इसको बोलते हैं कि गांव और जिला के बीच में एक मजबूत संपर्क स्थापित करता है। आप देखते हैं क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं इनको, क्षेत्र पंचायत के सदस्य की जो बनने की जो मिनिमम आयु है ये 21 वर्ष है। बाकी जो हमने देखा था वहाँ पे अगर लोकसभा विधानसभा का अध्यक्ष हो सकता है, क्षेत्र पंचायत हो सकता है, ठीक है, तो ये क्षेत्र पंचायत के सदस्य हो सकते हैं। मतलब ये अगर लोकसभा और विधानसभा का सदस्य हो सकता है तो क्षेत्र पंचायत का भी सदस्य हो सकता है, ये इसकी विशेषता है। अब यहाँ पे 18 साल नहीं है, उसमें जो हम लोग देख रहे थे ग्राम सभा वाला जो मैटर था उसका जो सदस्य होता है वहाँ पे 18 साल बाउंडेशन था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 21 साल का क्या है, यहाँ पे कम से कम 21 होनी चाहिए, और 25 साल का जो होगा वो तो होगा ही, ठीक है, 25 साल का जो होगा वो तो यहाँ पे होगा ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में क्षेत्र पंचायत की जो बैठकें हैं, क्षेत्र पंचायत की बैठकों का सभापतित्व क्षेत्र पंचायत का प्रमुख करेगा, ब्लॉक प्रमुख करेगा, जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है। क्षेत्र पंचायत को राज्य सरकार द्वारा 5 वर्ष से पूर्व भंग किया जा सकता है। मतलब क्षेत्र पंचायत को अगर भंग करना हो तो कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी नियम ग्राम सभा के ही समान है। और तहसील स्तर पर जो सरकारी निकाय होते हैं उसको हम पंचायत समिति कहते हैं। एक्स्ट्रा जानकारी है, याद रखिए, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को हम पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है। बहुत एनर्जी डाउन हो गया, चलो ठीक है। जिला पंचायत में वही चीज़ विस्तृत उल्लेख हम 61 के अंतर्गत करेंगे। बाकी प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत होता है, प्रत्येक जिले के लिए एक जिला पंचायत होगा, ये लिखा गया है वहाँ पे। और जिला पंचायत के सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है। जिला पंचायत में ओबीसी एसटी एससी के लिए भी आरक्षण प्रावधान है, जिसमें महिलाओं की 1/3 सीटें रिजर्व है। देखिए मैंने कहा था ना शुरू में जब मैं आपको बता रहा था कि जो चीज़ ग्राम पंचायत में है, जो चीज़ आपको क्षेत्र पंचायत में और जो चीज़ आपको जिला पंचायत में है, वो चीज़ें आपको कॉमन कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी। और वही चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो महिलाओं का आरक्षण है वो 1/3 है। जिला पंचायत के सदस्य के रूप में लोकसभा सेम चीज़, अगर वहाँ पे सदस्य हो सकते हैं तो यहाँ पे भी सदस्य वो हो सकते हैं। ठीक है। ये लोग शामिल किए जा सकते हैं, कहने का मतलब है जिला पंचायत के सदस्य के रूप में। ठीक है। इसके बाद में एक डीपीआरओ होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। डीपीआरओ जो जिला पंचायत का जिला स्तर पे जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है पंचायती राज व्यवस्था का, उसको हम लोग डीपीआरओ बोलते हैं। और इसको हम जिला पंचायत राज अधिकारी के नाम से जानते हैं। यह एक प्रमुख पद है जिला स्तर पे। यह जिले में पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च पद है। ठीक है, सर्वोच्च पद है। इस पद पर आसीन व्यक्ति को, जैसे जैसे लास्ट पे आ रहा हूँ वैसे वैसे गतिरोध बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ओके। देखिए, इस पद पर आसीन व्यक्ति को पंचायत राज निदेशालय से प्राप्त निर्देशों का पालन करना होता है। पंचायत राज निदेशालय जो ऊपर की संस्था है, ठीक है, वहाँ से जो आदेश आता है वो डीपीआरओ फॉलो करता है। यहाँ पे आरओ भी लिख सकते हैं या डीपीओ भी कर सकते हैं। ठीक है। तथा पंचायती योजनाओं को अच्छे से क्रियान्वित करना होता है। और इसकी नियुक्ति 50% प्रमोशन से और 50% परीक्षा के माध्यम से होती है। ठीक है, यूपीएससी वगैरह। ओके, तो डीपीआरओ का जो एग्ज़ाम होता है वो यूपी पीसीएस के माध्यम से होता है। स्टेट पीसीएस जो होते हैं उनके माध्यम से होता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति। बाकी 50% जो होता है प्रमोशन से होता है। जो ब्लॉक लेवल पे जो ऑफिसर होते हैं वीडियो वगैरह, उनका प्रमोशन होकर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इसी एनर्जी लॉस के साथ में इस वीडियो को समअप करते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। बाकी अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो। आप टाइम देख लो, कोई झूठ बोलने की बात नहीं है भाई साहब। देख लो 2:16 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे